नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 3 जुलाई 2024 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। देखो डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले कोट देख लीजिए। कोट है दलाई लामा का, वी कैन नेवर ऑब्टेन पीस इन आउटर वर्ल्ड अंटिल वी मेक पीस विद इन आवर सेल्स। इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था 2021 में। इनर पीस का मतलब क्या है? मन की शांति, स्ट्रेस और टेंशन से मुक्ति, खुद से संतुष्ट होना। और आउटर पीस का मतलब क्या है? समाज में शांति, देश में शांति, पूरी दुनिया में शांति। अगर देखो इनर पीस है तो आउटर पीस पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो कम गुस्सा आएगा, समाज में ज़्यादा प्यार फैलेगा, बेटर रिलेशनशिप होंगी, प्रोडक्टिव वर्क होगा, पीसफुल सोसाइटी होगी। जैसे अगर इनर पीस होगी तो लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, समाज में स्टेबिलिटी आएगी। इनर पीस होगी तो पॉलिटिक्स में लोग करप्शन नहीं करेंगे, इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अनेकों पॉइंट्स आप दे सकते हो। और इनर पीस आएगी कैसे? मेडिटेशन से आएगी। मेडिटेशन से देखो बहुत फ़ायदा होता है, मैंने ट्राई किया है, सच में बहुत फ़ायदा होता है। और इसके अलावा देखो ग्रेटिट्यूड से ना हम्बलनेस आती है, एरोगेंस नहीं आती। मतलब आप ग्रेटिट्यूड हो, आपको पता है इतना बड़ा यूनिवर्स है, आपकी औकात कितनी छोटी है, कोई आपके लिए थोड़ा सा भी करता है आप उसको थैंक यू बोलते हो और आपको लगता है कि इसने मेरे लिए काफ़ी कुछ किया है और मुझे इसको थैंक्स कहना चाहिए। ये जो उदारता है ना, ये जीवन में बहुत काम की है। इसके अलावा देखो इनर पीस पॉजिटिव थिंकिंग से, योग से भी लाई जा सकती है। आप भी कुछ एग्जांपल्स दीजिए। इश्यूज देखो आज हम टोटल 3 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बिजनेस लाइन का आर्टिकल है एमएसपी पे लीगल गारंटी से संबंधित। दूसरा आर्टिकल एआई ईरा में लीगल कॉम्प्लिकेशन से संबंधित। और तीसरा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का स्टैम्पीड से संबंधित है। कल स्टैम्पीड हो गई, हाथरस में 100 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, काफ़ी दुखद हादसा। तो स्टैम्पीड से संबंधित इशू हम डिस्कस करेंगे, क्या किया जा सकता है रोकने के लिए, क्यों होती है, सारे बेसिक्स। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल एमएसपी के लिए लीगल गारंटी से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। क्या कंटेस्ट है? रिसेंटली देखो सरकार ने ना 14 खरीफ की क्रॉप्स पे जो मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस हैं उन्हें इंक्रीज कर दिया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब सीजन के स्टार्ट होने से पहले सरकार जो फसलों का दाम तय कर देती है और कहती है कि इस दाम पे हम आपकी फसल परचेज करेंगे। प्रैक्टिकली देखो सरकार 2-3 ही फसलें प्रोक्योर करती है डायरेक्टली, जैसे वीट है, राइस है, लेकिन ऑलमोस्ट 23-24 फसलों के लिए सरकार एमएसपी अनाउंस कर देती है। काफी समय से मांग कर रहे हैं किसान कि एमएसपी की ना लीगल गारंटी दी जाए। अभी ना एमएसपी को इंप्लीमेंट सरकार के एक ऑर्डर के थ्रू किया जाता है और इसके लिए कोई कानून नहीं है। अगर कानून बन जाएगा तो सरकार के ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाएगा कि आपको बाकी फसलों के लिए भी प्रोक्योरमेंट करना ही होगा एमएसपी पे। अगर किसान अपनी फसल जो है वो एमएसपी पे नहीं बेच पा रहे हैं तो सरकार को फिर करना ही होगा। तो इस प्रकार का ऑब्लिगेशन सरकार के ऊपर आ जाएगा। इसीलिए किसान जो है लीगल गारंटी की बात कर रहे हैं एमएसपी के लिए। सड़कों पे है किसान, बीच में इलेक्शन हो गया, अब नई सरकार बन चुकी है तो किसानों को कहना है अब तो हमारी प्रॉब्लम का समाधान निकालिए। हाल ही में सरकार ने जो 14 खरीफ क्रॉप्स के लिए एमएसपी इंक्रीज किया ना, तो राइटर ये बोलते हैं कि ना सरकार ने सिर्फ 5% एमएसपी को इंक्रीज किया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहले अगर 2187 था वीट पर क्विंटल, अब सरकार ने बढ़ा के 2300 कर दिया है। सिर्फ एग्जाम्पल है ये। तो 117 रुपये इंक्रीज कर दिया सरकार ने एमएसपी। ये सिर्फ 5% हुआ। बट राइटर का कहना है देखो पिछले साल के अपेक्षाकृत 5% एमएसपी इंक्रीज हुआ, बट इन्फ्लेशन तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। किसानों को जो खर्चा आता है खेती में, फर्टिलाइजर के दाम ये 20% बढ़ गए हैं। दूसरे जो केमिकल्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं एग्रीकल्चर में, जो वीड्स वगैरह हैं उनको मारने के लिए, खरपतवार को मारने के लिए, उनके दाम 20% के आसपास बढ़ गए हैं। यानी कि देखो खेती करने में जो खर्चा आता है वो तो 20% बढ़ गया, लेकिन एमएसपी बढ़ा सिर्फ 5%। तो ओवरऑल किसानों के लिए लूज लूज सिचुएशन है। इसके बाद राइटर बोलते हैं 2017 में दावा किया था सरकार ने कि हम किसानों की इनकम को डबल करेंगे, बट इस दिशा में कुछ खास प्रयास हुए नहीं हैं, कुछ खास प्रोग्रेस हुई नहीं है। इसलिए सरकार को अब एमएसपी को लीगलाइज कर देना चाहिए। बात करें देखो एमएसपी रेजिम कब आया था? 1965 में आया था। उस समय सरकार ने एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन
इस्टेब्लिश किया था। ये कमीशन रेकमेंड करता था कि एमएसपी कितना होना चाहिए किसी फसल पे। मकसद देखो एमएसपी को लाने का ये था, एक तो किसानों को भरोसा दिया जा सके, क्योंकि देखो खेती हमेशा एक रिस्की काम होता है। कई बार प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, बारिश आ गई, बहुत सारे खतरे होते हैं। तो एमएसपी लाने का एक मकसद ये था किसानों को ना शील्ड प्रोवाइड की जा सके कि भैया इतने रुपए में तो हम आपकी फसल परचेज करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एमएसपी लाने का एक मकसद देखो ये था, जैसे वीट और राइस सरकार डायरेक्टली प्रोक्योर करती है, तो किसान ज़्यादा वीट एंड राइस उगाने लगे, तो फूड के मामले में हमारे देश में सेल्फ सफिशिएंसी आई। अदरवाइज पहले तो हम यूएसए जैसे देशों के ऊपर डिपेंडेंट थे फूड ग्रेन्स के लिए, बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करते थे यूएसए से। और आप सबको पता है, नहीं पता तो बता देता हूँ, PL 480 प्रोग्राम चलता था यूएसए का, जिसके थ्रू यूएसए हमें अनाज देता था। बट यूएसए ना ब्लैकमेल करता था, अनाज के शिप्स तब भेजेंगे जब वियतनाम के इशू पे आप अपना स्टैंड चेंज करोगे। और अनाज का शिप आता था ना, टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे न्यूज आती थी कि यूएसए से एक अनाज का शिप भारत पहुंचा। इतनी कमी थी हमारे देश में अनाज की। लेकिन 1960s में रिफॉर्म आए, ग्रीन रेवोल्यूशन आई, और बाद में तो इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया फूड ग्रेन्स के मामले में। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो एक तर्क ये दिया जाता है एमएसपी के ऊपर लीगल गारंटी के अगेंस्ट कि ना इससे मार्केट डिस्ट्रॉय हो जाएगी और काफी ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन आएगा सरकार पे। राइटर कहते हैं पहली तो देखो ये चीज है कि सरकार को ना सारा का सारे जो फूड ग्रेन्स है ना, मतलब जितने फसलों पे सरकार एमएसपी अनाउंस करती है, सारे के सारे नहीं प्रोक्योर करनी पड़ेंगी, क्योंकि 25% जो किसान फसल उगाता है ना, 25% तो किसान खुद ही यूज कर लेता है अपनी लाइव स्टॉक के लिए, पशुओं के लिए, और खुद के लिए रख लेता है 25%। और इसके अलावा बाकी प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट ट्रेडर्स, वो भी तो डायरेक्टली किसानों से परचेज करेंगे ना, तो सरकार को नहीं प्रोक्योर करनी पड़ेगी सारी की सारी फसल। और एक ये दावा सरकार का कि 11 लाख करोड़ का खर्चा आएगा अगर हम एमएसपी पे लीगल गारंटी देते हैं, और हमारा टोटल एक्सपेंडिचर ही 45 लाख करोड़ का है। तो मतलब एमएसपी पे लीगल गारंटी देने से जो खर्चा आएगा वो टोटल एक्सपेंडिचर का ऑलमोस्ट 25% हो जाएगा। तो राइटर ये बोलते हैं, देखो जैसे मैंने आपको बताया, किसान सारी फसल सरकार को नहीं बेचेंगे, कुछ डायरेक्टली प्राइवेट ट्रेडर्स को बेचेंगे, प्राइवेट कंपनीज को बेचेंगे, कुछ अपने लिए रखेंगे, इसलिए इतना खर्चा नहीं आएगा जितना सरकार बता रही है। इसके बाद देखो राइटर एक पॉइंट ये देते हैं, अभी जो एमएसपी रेजीम है ना, वो देखो एमएस स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशंस के आधार पे नहीं है। स्वामीनाथन कमेटी ने ये बोला था किसानों को ना जो एमएसपी दिया जाए ना, वो जितना उनको कॉस्ट आई है प्लस में 50% होना चाहिए। समझ गए? C2 प्लस में 50%, जितना किसानों को लागत आई है फसल उगाने में, उसका 50% बढ़ा के किसानों को एमएसपी दी जाए। और कॉस्ट कैसे काउंट की जाए, किसानों को कितनी कॉस्ट आई है फसल उगाने में, उसमें ना ये सारी चीजें कंसीडर की जाए। परिवार के कितने सदस्य खेती में लगे हुए हैं, लेबर पे कितना खर्चा आया है, जितनी भी लेबर पे खर्चा आया है ना, जितने भी फैमिली मेंबर लगे हैं या फिर बाहर से लेबर बुलाई हुई है, सबकी लेबर ऐड की जाए। इसके अलावा जो पैसा इन्वेस्ट किया है खेती में, उसका इंटरेस्ट भी जोड़ा जाए, क्योंकि ब्याज लगता है पैसा इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा अगर किसी ने लैंड लीज पे लिया है तो उसकी भी कॉस्ट जोड़ी जाए। अगर खुद का लैंड है तो उसका कितना रेंट लग रहा है वो भी जोड़ा जाए। बाकी तो देखो वो सारी चीजें तो हैं ही, जैसे फर्टिलाइजर पे कितना कॉस्ट आया, दूसरी कुछ केमिकल्स वगैरह परचेज किए उस पर कितना कॉस्ट आया, सीड्स पे कितना कॉस्ट आया, सारा कुछ ऐड करो। अगर मान लीजिए ये सारा कुछ ऐड करके 1 लाख रुपए बनता है तो फिर किसान को उसको एमएसपी दी जाए 1.5 लाख रुपए, मतलब 1.5 लाख उसकी इनकम बननी चाहिए फसल उगाने पे। ऐसा फॉर्मूला है ये C2 प्लस में 50% वाला, स्वामीनाथन कमेटी ने रिकमेंड किया था। लेकिन सरकार इस फॉर्मूले के बेस पे एमएसपी अनाउंस नहीं करती है, तो राइटर बोलते हैं इस फॉर्मूले को कंसिडर किया जाए सरकार के द्वारा एमएसपी अनाउंस करते वक्त।
और सरकार देखो सिंपल ना, जो प्राइवेट प्लेयर्स अभी किसानों की फसलें परचेज करते हैं ना, उनके लिए मैंडेटरी बना दे कानून के थ्रू कि आपको एमएसपी पे ही सरकार किसानों से फसलें परचेज करनी है, एमएसपी से कम पे नहीं परचेज करनी है। और कहीं पर किसानों को एमएसपी से कम पे फसलें बेचनी पड़े तो सरकार फिर डायरेक्ट कंपनसेशन प्रोवाइड करे। जो भी गैप रह गया ना, उसके लिए सरकार डायरेक्ट कंपनसेशन किसानों को प्रोवाइड करे। लास्ट में एक पॉइंट ये है कि ना एक होलिस्टिक नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें 5 C's पे फोकस किया जाए। कौन से 5 C's? कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड सोइल, उसके बाद क्लाइमेट चेंज रेसिस्टेंस, कल्टीवेशन, कंजप्शन एंड और सबसे लास्ट में है कॉमर्शियल वाइबिलिटी। मतलब खेती करना आज के समय में देखो घाटे का सौदा हो गया, प्रॉफिटेबल नहीं है। तो किसान खेती करते हैं, वो कम से कम कॉमर्शियली वाइबल तो होना चाहिए, थोड़ा तो प्रॉफिट होना चाहिए। ये तो देखो एक तरफ के आर्ग्यूमेंट्स हैं। मैं थोड़ा सा इशू को बैलेंस कर देता हूं, मैं दूसरी तरफ के आर्ग्यूमेंट्स भी दे देता हूं ताकि आपका इशू कंप्लीटली कवर हो जाए। सरकार का ये कहना है, अगर देखो हमने एमएसपी पे लीगल गारंटी दे दी ना, अगर हमने एमएसपी पे लीगल गारंटी दे दी तो फिर ना इन्वेस्टमेंट कम हो सकती है एग्रीकल्चर में। प्राइवेट कंपनीज एग्रीकल्चर में पैसा लगाना बंद कर देंगी, उन्हें लगेगा गवर्नमेंट प्राइसेस कंट्रोल कर रही है, तो फिर देखो इन्वेस्टमेंट आना बंद हो गई तो नई टेक्नोलॉजीज, नए आइडियाज ये सब नहीं आएंगे। समझ गए? फिर एक सरकार कहती है चैलेंज ये है, अगर देखो हमने एमएसपी पे लीगल गारंटी दे दी तो फिर ना किसान जो है ना वो फसलें ज़्यादा उगाएंगे जिन पे एमएसपी सरकार अनाउंस करती है, और वो फसलें नहीं उगाएंगे जिन पे एमएसपी सरकार अनाउंस नहीं करती है। सरकार तो अब सिर्फ 23-24 फसलों के लिए एमएसपी अनाउंस करती है, बाकियों के लिए तो नहीं करती है। तो अब जैसे किसान हैं, वीट एंड राइस ज़्यादा उगाना स्टार्ट कर दिया। राइस मान लीजिए पंजाब में राइस ज़्यादा उगा रहे हैं किसान, एमएसपी पे लीगल गारंटी सरकार ने दे दी तो बल्कि और ज़्यादा राइस उगाने लगेंगे, पानी का लेवल और ज़्यादा नीचे चला जाएगा। समझ गए? तो नॉन एमएसपी फसलों को नुकसान पहुंचेगा और पानी की कमी, रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट चैलेंज सरकार ये बताती है, ट्रेड डिस्प्यूट्स होंगे। अगर देखो एमएसपी को हमने लीगल गारंटी दी तो डब्ल्यूटीओ में जाएंगे दूसरे देश सीधा तौर पे और बोलेंगे जाके कि देखो आप अपने किसानों को इतनी इतनी सब्सिडी दे रहे हो। पहले भी इंडिया के खिलाफ केस फाइल हो चुके हैं इस सिलसिले में, और जरूर जाएंगे दूसरे देश इंडिया अगर एमएसपी पे लीगल गारंटी देता है तो। फिर देखो एक आर्गुमेंट सरकार के द्वारा ये भी दिया जाता है, अगर देखो एमएसपी पे लीगल गारंटी दी जाती है ना तो फिर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं ना वो प्रैक्टिकली एमएसपी से कम दाम पे किसानों से नहीं परचेज करेंगे, वो बिजनेस छोड़ना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि उनके लिए घाटे का सौदा होगा। तो फिर किसान सरकार के पास ही आएंगे। तो एक जो तर्क दिया जाता है ना कि किसान ज़्यादातर तो अपनी फसल प्राइवेट प्लेयर्स को ही बेच देंगे, सरकार तक कम आएगी। सरकार कहती है नहीं, प्राइवेट प्लेयर्स खरीदेंगे ही नहीं, वो अपना बिजनेस छोड़ना स्टार्ट कर देंगे, किसान हमारे पास आएंगे, पूरी जो फ्री मार्केट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और हमको ही सारी फसल प्रोक्योर करनी पड़ेगी कानून के तहत। और हम करेंगे क्या इतनी सारी फसल का? पूरी एग्रीकल्चर इकोनॉमी हमारे देश में डिसरप्ट हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। ये सरकार का कहना है। तो कुल मिला के देखो लास्ट में ना कुछ बैलेंस करने वाले आर्गूमेंट्स दिए जा सकते हैं अगर एक्सट्रीम स्टैंड नहीं लेना है। बैलेंस करने वाले आर्गूमेंट्स जैसे हमेशा एक चीज़ होती है कि फेज वाइज मैनर में इसे इंप्लीमेंट करके देख लिया जाए, पायलट मैनर में इसे इंप्लीमेंट करके देख लिया जाए। फिर कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें एग्रीकल्चर के बारे में आप बोल सकते हो कि एक्सपोर्ट प्रमोशन पे ध्यान दिया जाए, किसान अपनी फसल एक्सपोर्ट कर सके आसानी से, किसानों की इनकम बढ़े, और डायरेक्ट इनकम सपोर्ट इंक्रीज होनी चाहिए जो पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम है। वाटर एफिशिएंट फार्मिंग होनी चाहिए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज़ होना चाहिए एग्रीकल्चर में। ये जो नॉर्मल पॉइंट्स नहीं होते अच्छे अच्छे एग्रीकल्चर से संबंधित, वो आप दे सकते हो वे फॉरवर्ड में अगर आपको एक्सट्रीम स्टैंड नहीं लेना है तो। और हमेशा बीच का रास्ता यही होता है कि पायलट बेसिस पे इंप्लीमेंट करके देख लिया जाए। पायलट बेसिस पे जब इंप्लीमेंट करने की बात आप बोलते हो ना तो मतलब आपने एक्सट्रीम स्टैंड नहीं लिया है, अभी आप देखने के मूड में हो कि पहले इंप्लीमेंट करके थोड़ा सा देखा जाए और अगर सही है तो आगे बढ़ा जाए, अगर नहीं है तो छोड़ा जाए। समझ गए? तो चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल। देखो ये जो ईरा है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ईरा है, तो एआई से जुड़ी जो लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको टैकल करने के लिए
क्या हमारी जुडिशरी, क्या हमारे कानून तैयार हैं, उससे संबंधित ये आर्टिकल है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले जनरेटिव एआई की बात की जाती है। जनरेटिव एआई क्या है? जैसे देखो चैट जीपीटी वगैरह है। चैट जीपीटी क्या करता है? ह्यूमंस की तरह रिस्पॉन्स देता है। आप कुछ कंटेंट के लिए पूछ सकते हो कि मुझे इस इशू पे कंटेंट चाहिए, नोट्स चाहिए, मुझे ये रिस्पॉन्स देना है, आंसर लिख के दो। ये सारे काम चैट जीपीटी करता है ना, तो ये जनरेटिव एआई है। अब जनरेटिव एआई देखो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है सोसाइटी में, बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा हो रही हैं। जैसे सबसे पहले चैलेंज आता है सेफ हार्बर और लायबिलिटी का। मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बताऊंगा। सेफ हार्बर और लायबिलिटी का पहला चैलेंज है, देखो कोई भी जो इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म है ना, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इन सब को ना सेफ हार्बर मिला हुआ है हमारे देश में। मतलब सरकार ना इनको सिर्फ एक इंटरमीडिएरी मानती है कि ये तो सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पे अगर कोई यूजर खतरनाक कंटेंट डालता है, दो धर्मों के बीच में लड़ाई पैदा करने वाला, तो उसकी जिम्मेदारी ट्विटर या फेसबुक की नहीं है। ट्विटर और फेसबुक तो सिर्फ इंटरमीडिएरी हैं, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इतना जरूर कि ये प्लेटफॉर्म्स ड्यू डिलीजेंस फॉलो करें। ड्यू डिलीजेंस मतलब अब सरकार को समझ में आ गया कि ऐसी पोस्ट फेसबुक पे डली हुई है जो दो धर्मों के बीच में लड़ाई करवा रही है, दंगे करवा रही है, तो सरकार ने तुरंत की तुरंत फेसबुक को बोला कि भैया हटाओ जल्दी, और फेसबुक ने उस पोस्ट को हटा लिया। तो मतलब फिर फेसबुक की गलती नहीं है, उसने सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। और इस चीज को ना सुप्रीम कोर्ट ने श्रेय सिंगल जजमेंट में अपहोल्ड किया। हमारे आईटी एक्ट का सेक्शन 79, ये वो स्पेसिफिक सेक्शन है जो इंटरमीडिएरीज को ना सेफ हार्बर प्रोवाइड करता है। मतलब बोलता है कि तुम्हारी गलती नहीं है अगर तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे कोई चीज गलत पोस्ट की गई है। अब देखो क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि ये जो इंटरमीडिएरी प्लेटफॉर्म है ना, फेसबुक, ट्विटर, इनके लिए तो सेफ हार्बर का कंसेप्ट है हमारे देश के कानून में, लेकिन चैट जीपीटी, क्लोड, इनका क्या ये सिर्फ एक इंटरमीडिएरी प्लेटफॉर्म है या फिर ये क्रिएटर हैं? इस बात पे अभी डाउट है, क्योंकि देखो चैट जीपीटी तो कंटेंट प्रोड्यूस भी करके देता है ना, समझ गए? लेकिन दूसरे लोग ये कह सकते हैं कि चैट जीपीटी वही कंटेंट प्रोड्यूस करेगा जो यूजर ने मांगा है। तो यहां पे एक बड़ा डाउट है कि चैट जीपीटी को क्या माना जाए, इसको इंटरमीडिएरी माना जाए या फिर इसको क्रिएटर माना जाए। अगर चैट जीपीटी कुछ गलत इंफॉर्मेशन देता है, फॉर एग्जांपल दो धर्मों के बीच में लड़ाई करवाने वाली, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या चैट जीपीटी रिस्पॉन्सिबल है या वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है जिसने कंटेंट मांगा है चैट जीपीटी से ऐसा कंटेंट देने के लिए? मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। ऑस्ट्रेलिया में ना एक वकील ने क्या किया, चैट जीपीटी का यूज कर लिया, और चैट जीपीटी ने जो केसेस दिए वो जज के सामने साइट कर दिए, लेकिन जज ने बोल दिया ये केस तो गलत है, आपको किसने बताया? तो वकील ने बोला मैं तो चैट जीपीटी से पूछ के आया हूं। तो अब इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या वो वकील दोषी है जिसने चैट जीपीटी पे भरोसा किया और चैट जीपीटी ने बता दिया कि ये केसेस हैं, जबकि वो केसेस थे ही नहीं, फर्जी थे, काल्पनिक थे? या फिर चैट जीपीटी वाली कंपनी दोषी है? समझ गए? ये रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। एक और एग्जांपल देता हूं। क्रिश्चियन लोबोटिन केस है 2018 का, इसमें अगली स्लाइड में शायद दिया भी होगा। ये देखो, क्रिश्चियन लोबोटिन सास वर्सेस नकुल बजाज एंड अदर्स केस है। दिल्ली हाई कोर्ट में ना इस केस में ये कहा था, देखो जो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन है ना, वो सिर्फ उन प्लेटफॉर्म्स के लिए है जो पैसिव हैं। जैसे फेसबुक, ट्विटर, ये अपनी तरफ से ना पैसिव हैं, अपनी तरफ से कुछ कंटेंट नहीं है प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिर्फ यूजर्स आके इन प्लेटफॉर्म्स पे कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं। फेसबुक थोड़ी ना अपनी पोस्ट खुद करता है, ट्विटर भी नहीं करता है, तो ये पैसिव इंटरमीडिएरी हैं। इनके लिए तो सेफ हार्बर वाला कंसेप्ट है, लेकिन अब चैट जीपीटी वो देखो पैसिव इंटरमीडिएरी नहीं है, पैसिव प्लेटफॉर्म नहीं है, वो एक्टिव प्लेटफॉर्म है, वो कंटेंट प्रोड्यूस भी करता है खुद से। तो इस केस की माने
तो फिर देखो चैट जीपीटी को सेफ हार्बर नहीं मिलना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बट देखो डायरेक्ट जजमेंट अभी इस इशू पे नहीं है। तो ये था पहला चैलेंज। अब बात करते हैं दूसरे चैलेंज की, कॉपीराइट का इशू है। ये भी देखो एक बड़ा चैलेंज है। एआई जो कंटेंट जनरेट करेगा, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी जो कंटेंट प्रोड्यूस करेगा, उसका कॉपीराइट किसके पास में होगा? देखो इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957, इसको समझते हैं। इस एक्ट में लिखा हुआ है, अगर देखो किसी पर्सन का किसी आर्ट पे कुछ कॉपीराइट है ना, तो दूसरा पर्सन उससे पूछे बिना उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, करता है तो कॉपीराइट का वायलेशन होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है 1957 के एक्ट में ना नो पर्सन लिखा हुआ है कि कोई पर्सन किसी दूसरे के कॉपीराइटेड कंटेंट को यूज नहीं करेगा। लेकिन यहां पे ना एआई तो पर्सन नहीं है, एआई तो मशीन है। और आरोप भी लगने लगे हैं एआई पे, चैट जीपीटी पे के कि ना बाकी कॉपीराइटेड मटेरियल का इस्तेमाल करके चैट जीपीटी को ट्रेन किया गया है। एनवाई टाइम्स ने केस भी दर्ज किया चैट जीपीटी के अगेंस्ट, यानी ओपन एआई के अगेंस्ट, जिसका ये चैट जीपीटी है, कि ओपन एआई ने क्या किया, एनवाई टाइम्स के आर्टिकल उठाए, हजारों आर्टिकल्स, और उसके थ्रू चैट जीपीटी को ट्रेन किया गया। तो हमारे कंटेंट का कॉपीराइट का वायलेशन हुआ, ये एक इशू है। फिर इससे भी बड़ा इशू ये है कॉपीराइट से संबंधित, चैट जीपीटी जो कंटेंट प्रोड्यूस करेगा उसके ऊपर कॉपीराइट किसका होगा? फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी ने कोई इमेज बनाई है, उस इमेज पे कॉपीराइट किसका होगा? एआई वाली कंपनी का होगा, प्रोग्रामर का होगा, या फिर जिसने कमांड दी थी उसका होगा? अभी इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है। यूएस में ना एक आर्टिस्ट हैं स्टीफन थालेर, इन्होंने ना एआई से एक इमेज बनवाई और इमेज को कॉपीराइट करवाने के लिए पहुंच गए, लेकिन ना यूएस की अथॉरिटीज ने इनको भगा दिया कि भाई एआई की इमेज है, तुमने कोई मेहनत की नहीं है और तुम कॉपीराइट करवाने के लिए आ गए। तो इस इशू पे अभी क्वेश्चंस एड्रेस होने बाकी हैं, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि दूसरे देशों में भी। वैसे देखो 161 पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ने ना ये बोला कि जो कॉपीराइट एक्ट 1957 है ना, वो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा जनरेट की गई चीज़ों की ओनरशिप और ऑथरशिप फैसिलिटेट करने के लिए इक्विप्ड नहीं है, मतलब इतना कैपेबल नहीं है एआई जनरेटेड इमेजेस की ओनरशिप और ऑथरशिप टैकर्स के। तो इसको चेंज करने की आवश्यकता है। यहां पे देखो वैसे एक बात यह है, आज के समय में ना एआई और ह्यूमन कोलैबोरेशन को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। तो एक नई कैटेगरी बनाई जा सकती है, जो एआई जनरेटेड कंटेंट है ना उसके राइट्स को क्लासिफाई करने के लिए एक नई कैटेगरी बनाई जा सकती है, और कॉपीराइट से जो फायदा हो उसका कुछ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल डेवलप किया जा सकता है कि कुछ उसको मिले, कुछ पैसा उसका मिले रॉयल्टी का जिसने कमांड दी थी, कुछ कंपनी को मिले, ऐसा कुछ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल बनाया जा सकता है, ऐसा राइटर सजेस्ट करते हैं। अब इसके बाद तीसरा इशू है प्राइवेसी कंसर्न्स का। प्राइवेसी कंसर्न्स जैसे देखो केएस पुट्टास्वामी केस में जजमेंट आई कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। इसके बाद देखो सरकार 2023 के अंत में एक एक्ट भी लेके आई, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। अब देखो इस एक्ट में ना जनता को एक राइट दिया गया है, राइट टू इरेजर, या फिर यूं कहे राइट टू बी फॉरगॉटन। इसका मतलब यह है कि आप अपना डेटा ना डिलीट करवा सकते हो। बट देखो एआई के साथ दिक्कत यह है कि एआई एक बार जो चीज़ सीख लेना उसे भूलना मुश्किल है। एक बार आपने एआई को ट्रेन कर दिया तो एआई वो चीज़ नहीं भूलेगा। तो फिर आपको जो राइट मिला है 2023 के एक्ट में, राइट टू बी फॉरगॉटन, वो राइट तो आपका वायलेट हो गया, समझे? जैसे चैट जीपीटी ने देखो कुछ यूजर्स के चैट हिस्ट्री लीक कर दी। अब सवाल यह है कि वो डेटा वापस कैसे लिया जा सकता है? लीक तो कर दिया चैट जीपीटी ने, तो सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ का? सॉल्यूशन देखो ये है, एआई मॉडल्स को ना भूलना भी सिखाना होगा। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉज बनाने होंगे, यूजर्स को ज़्यादा कंट्रोल देना होगा उनके डेटा के ऊपर, समझ गए? तो ये हमने प्राइवेसी का इशू डिस्कस किया। अब देखो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और सॉल्यूशंस की बात हम करते हैं। सबसे पहले एक इनोवेटिव सॉल्यूशन राइटर ये देते हैं, लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच। क्या करना चाहिए? जो ये प्लेटफॉर्म्स है ना चैट जीपीटी जैसे, इनको थोड़ा टाइम देना चाहिए एक्सपेरिमेंट करने का। इन्हें देखो फिलहाल के लिए टेम्परेरी इम्यूनिटी दे देनी चाहिए, क्योंकि अभी का जो टाइम है ना, अभी तो टेक्नोलॉजी इवोल्व हो रही है।
अभी गवर्नमेंट को सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि हाथों हाथ सरकार कानून बना देगी, फिर 30 दिनों के अंदर नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, समझ गए। फिर इसके बाद देखो, क्योंकि अभी ना अगर इनको मौका दिया जाएगा ना, चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म्स को, अभी आप बस एक्सपेरिमेंट करते रहिए, इससे ना ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी भी आएगी और रेगुलेशन भी ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा, इनोवेशन भी ज़्यादा अच्छे से आ पाएगा अगर टेम्परेरी इम्यूनिटी दी जाती है तो। नेक्स्ट पॉइंट, डेटा राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये देखो बहुत जरूरी है कि एआई ट्रेनिंग के लिए ना डेटा एथिकली कलेक्ट हो। मतलब ऐसा नहीं कि अब जैसे चैट जीपीटी को ट्रेन करते वक्त डेटा कहीं से भी उठा लिया गया बिना उनकी मर्जी के, एनवाई टाइम्स से आर्टिकल उठा लिए, द हिंदू से आर्टिकल उठा लिए बिना द हिंदू की अनुमति के। नहीं, एआई को ट्रेन करना है तो डेटा एथिकली कलेक्ट हो। क्या करना चाहिए? तो इसके लिए ना एक प्रॉपर लाइसेंसिंग सिस्टम डेवलप कर दो। जिनका डेटा है ना, जो डेटा ओनर्स हैं, उनको एक अच्छी कंपनसेशन दो। एनवाई टाइम्स का डेटा उठाया है ट्रेन करने के लिए तो एनवाई टाइम्स को कंपनसेशन दो। द हिंदू का उठाया है तो द हिंदू को भी कंपनसेशन दो। और जो ये प्लेटफॉर्म्स है ना, ये देखो ट्रांसपेरेंट डेटा कलेक्शन प्रैक्टिसेस को फॉलो करें, बताएं कि हमने कहां कहां का डेटा उठाया है एआई को ट्रेन करने के लिए। बहुत केसेस सामने आए हैं, जैसे एक कंपनी है इमेज वाली, गेटी इमेजेस। गेटी इमेजेस ने केस फाइल कर दिया इन पे, चैट जीपीटी वालों पे, कि हमारी इमेजेस का यूज किया गया है एआई को ट्रेन करने के लिए। ऐसे बहुत केसेस आए हैं। अब देखो एक पॉइंट ये आएगा, लाइसेंसिंग चैलेंजेस को सोल्व करना। अब देखो वेब डेटा के लिए लाइसेंसिंग एक बड़ा चैलेंज है। प्रॉब्लम ये है, अब आप देखोगे ना वेब पर ना डेटा बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है। मतलब थोड़ा डेटा द हिंदू पे है, थोड़ा एनवाई टाइम्स पे है, डेटा बहुत स्कैटर्ड है, हजारों वेबसाइट्स हैं। कोई एक सेंट्रल लाइसेंसिंग बॉडी नहीं है कि जिससे लाइसेंस लेके जो एआई प्लेटफॉर्म्स हैं वो ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दें। तो सॉल्यूशन इसका ये हो सकता है कि एक ना सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म बना दो, सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म बना दो और एक ही लाइसेंस ले लिया जाए। एआई प्लेटफॉर्म्स के द्वारा लाइसेंस ले लिया, पैसे दे दिए और अब आप अपने एआई को ट्रेन कर सकते हो। ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो लास्ट में राइटर कंक्लूजन में ये बोलते हैं, देखो जनरेटिव एआई से संबंधित अभी जूरिस्प्रूडेंस है ना, मतलब लाज वगैरह या फिर जुडिशरी के वर्डिक्ट्स वगैरह, वो अभी इवोल्व नहीं हुए हैं। तो अभी जो एग्जिस्टिंग लाज वगैरह है ना, उन्हें कॉम्प्रिहेंसिव रीइवैल्यूएट करने की आवश्यकता है। सभी स्टेक होल्डर्स को साथ लेके सरकार चले और नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है उससे संबंधित लीगल कॉम्प्लिकेशंस के लिए तैयार रहे पहले से। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का स्टैम्पीड से संबंधित है। कल ना हाथरस में काफ़ी दुखद हादसा हुआ, 100 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई स्टैम्पीड में। हमारे जीएस पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट से आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। तो डिटेल से इस आर्टिकल में हम जानते हैं स्टैम्पीड होता क्या है, लोग क्यों मरते हैं, कारण क्या है, कैसे चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं। सबसे पहले स्टैम्पीड का सिंपल वर्ड्स में मतलब क्या है। देखो एक जगह पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, भीड़ है लोगों की, लेकिन अचानक ना उस भीड़ में मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, भगदड़ मच जाती है, ये होता है स्टैम्पीड। अब इसमें होता ये है, एकदम से ना मूवमेंट जब स्टार्ट हो जाती है, धक्के लगने स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ लोग नीचे गिर जाते हैं, उनके ऊपर दूसरे लोग पैर रख के चलने लगते हैं, कुछ लोग दब जाते हैं, कुछ लोग धक्का मुक्की में उनका दम घुट जाता है। तो इस वजह से लोगों की जान जाती है। जैसे आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा रिलीजियस इवेंट है, एक जगह पे लोग इकट्ठा हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल कुंभ का मेला है या फिर ईद के मौके पे लोग इकट्ठा हुए हैं, और ना अचानक वहां पे अफवाह फैल जाती है कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है या फिर जिस पुल पे वो खड़े हैं पुल टूट गया है, कोई भी ऐसी अफवाह फैल जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में ना लोग एकदम से भागना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब भीड़ इकट्ठा है एक जगह पे और लोगों ने भागना स्टार्ट कर दिया, भीड़ की मूवमेंट स्टार्ट हो गई। उसमें हमारा महेश भी है, लेकिन देखो महेश के आगे पीछे दाएं बाएं सिर्फ लोग ही लोग हैं। महेश को धक्का लगता है, महेश भी धक्का देता है। तो यही स्टैम्पीड है, यही स्टैम्पीड है। अब समझ गए आप। अब क्वेश्चन ये पूछा जाए यूपीएससी के द्वारा कि स्टैम्पीड आखिरकार होता क्यों है।
स्टैम्पीड के देखो बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे खतरा का एहसास होना, जैसे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसमें खतरे का एहसास हुआ था कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, हमारी जान जा सकती है। तो खतरे के एहसास होने पे लोग एकदम से ना पैनिक स्टार्ट कर देते हैं, पैनिक में आ जाते हैं और भागना स्टार्ट कर देते हैं। फिर देखो दूसरा कारण जानते हैं। दूसरा कारण ये है, स्टैम्पीड होता है जगह कम पड़ जाना। जब देखो बहुत ज़्यादा लोग एक छोटी जगह में इकट्ठा हो जाते हैं तो मूवमेंट डिफिकल्ट हो जाता है, आगे पीछे जाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, और फिर उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए लोग धक्का मुक्की करने लगते हैं, और रिजल्ट क्या है, स्टैम्पीड। फिर देखो एक और फैक्टर होता है, कुछ पाने की इच्छा। कई बार लोग ना एक जगह पे इकट्ठे हो गए, लेकिन भीड़ में ना कुछ लोग एकदम से कुछ पाने की उन्हें इच्छा हुई, डेस्परेट हो जाते हैं कि मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए। जैसे ये हाथरस में जो हादसा हुआ ना अभी, लोग ना जो बाबा थे ना उनका पैर छूना चाहते थे और उनकी मिट्टी लेने की कोशिश कर रहे थे, तो एकदम से ना भीड़ का मूवमेंट स्टार्ट हो गया और 100 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। स्टैम्पीड में मौत होती कैसे है, डिटेल से आपको बताऊं। मेन रीजन है ट्रॉमेटिक एस्फिक्सियम। ये देखो एक मेडिकल टर्म है, इसमें ना सांस लेने में दिक्कत हो जाती है और इंसान की मौत हो जाती है। जब देखो कोई पर्सन भीड़ में फंस जाता है ना, तो उसके चेस्ट पे दबाव पड़ता है, पेट पे दबाव बढ़ता है, तो इस दबाव की वजह से ना सांस लेने में दिक्कत आती है, और अगर ये सिचुएशन कुछ देर तक कंटिन्यू होती है ना, तो ऑक्सीजन की कमी से वो पर्सन बेहोश हो सकता है, या वर्स्ट केस में डेथ भी जा सकती है, डेथ भी हो सकती है। और भी रीजन्स हो सकते हैं स्टैम्पीड की वजह से मौत के। हार्ट अटैक आ जाता है कई बार, एकदम से एक्सट्रीम स्ट्रेस हो गया, एक्सट्रीम स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक आ गया, या फिर इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनको चोट पहुंच गई ज़्यादा दबाव की वजह से, सिर पे चोट लग गई। तो ये सारे कुछ रीजंस हैं। अब इसमें साइकोलॉजी का क्या रोल होता है? साइकोलॉजी का रोल देखो ये होता है कि अगर सारे इंसान आराम से बारी बारी से उस जगह से निकलें तो देखो सब निकल पाएंगे। दिक्कत ये होता है सबको जल्दी होती है, तो भीड़ ना एक दूसरे को रास्ता देने के लिए तैयार नहीं होती। जैसे देखो सड़क पे ट्रैफिक में होता है ना, अगर सभी कारें बारी बारी से निकले तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कुछ ड्राइवर ऐसे होते हैं जो जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं, जो साइड में कार ले आते हैं दूसरी लेन से, और वो पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है, सड़क जाम हो जाती है। ठीक वैसा ही स्टैम्पीड में होता है। जैसे आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए सिनेमा हॉल में आग लग गई, सभी दरवाजे की तरफ भागते हैं। अगर बारी बारी से निकले ना तो शायद आग उतना तेजी से नहीं फैलेगी, मतलब आग उतना तेजी से नहीं फैली है, सिचुएशन आपको दे रहा हूं मैं। हालांकि कई आग जो हैं वो तेजी से भी एकदम से बड़ी इंटेंस हो जाती है, लेकिन अभी वो सिचुएशन मैं आपको दे रहा हूं, आग उतनी इंटेंस नहीं है, बिल्कुल एक छोटी सी जगह पे लगी है, लेकिन अब भीड़ ने दरवाजे के तरफ भागना स्टार्ट कर दिया और सभी एकदम से भाग रहे हैं, तो बिल्कुल रोड जो है, रास्ता जो है जाम हो गया है। तो बात यह है, साइकोलॉजी कई बार ऐसी होती है कि पहले हम निकलें, और ह्यूमन नेचर है, देखो हर किसी को अपनी जान बचानी होती है। कई बार फिजिकल स्पेस का डिज़ाइन ऐसा होता है कि नैरो जगह होती है, वहाँ पे स्टैम्पीड के चांसेस बढ़ जाते हैं, रोशनी की कमी होती है और बैरियर टूट जाता है, कई बार एग्जिट ब्लॉक हो जाती है। अब हम बात करते हैं रोका कैसे जाए, प्रिवेंशन कैसे किया जाए। सबसे पहले देखो प्लानिंग जरूरी है। हर एक इवेंट के लिए ना डिटेल्ड प्लान होना चाहिए। कंटिजेंसीज के लिए कुछ भी हो सकता है, इसके लिए भी प्लान होना चाहिए। कुछ गलत हुआ तब कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। जैसे देखो कुंभ का मेला है, कुंभ के मेले में स्टैम्पीड हो चुकी है, बट अब ना कुंभ के मेले के लिए ना जबरदस्त प्लानिंग होती है, हर एक सेक्टर के लिए अलग प्लान होता है। तो रिसेंट ईयर्स में कुंभ के मेले में कोई ऐसी स्टैम्पीड नहीं आई है, अच्छे ढंग से इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। स्टैम्पीड से बचने के लिए ना सभी डिपार्टमेंट्स को साथ काम करना चाहिए, पुलिस, मेडिकल टीम, इवेंट ऑर्गेनाइजर, सबको कोऑर्डिनेट करना चाहिए, कम्युनिकेशन चैनल्स क्लियर होने चाहिए। फिर देखो लाइव सर्विलियंस होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमराज और ड्रोन्स का यूज होना चाहिए। रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके, कहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो रही है जल्दी से उसे डिस्पर्स करना, ये चीजें ना रियल टाइम बेसिस पे एड्रेस हों। और जैसे मैंने आपको बताया, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए क्राउड के साथ में। क्राउड को ना क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिलनी चाहिए, मल्टीपल लैंग्वेजेस में अनाउंसमेंट्स होनी चाहिए। जैसे देखो जापानीज ट्रेन स्टेशंस में ना क्लियर अनाउंसमेंट्स होती है मल्टीपल लैंग्वेजेस में, ताकि बड़ी जो संख्या में क्राउड है ना उनको एफिशिएंटली मैनेज किया जा सके। फिर देखो लास्ट में ना कुछ एग्जांपल्स दिए जाते हैं कि कहाँ पे अभी तक ना बड़ी बड़ी स्टैम्पीड्स हुई हैं। जैसे रशिया का शहर है मॉस्को, यहाँ पे 1896 में स्टैम्पीड हुई थी, 1000+ लोग मारे गए थे। इलाहाबाद में 1954 में स्टैम्पीड हुई थी, 800 लोग मारे गए थे।
मास्को में जो स्टैम्पिड हुई थी ना, वहाँ पे अफवाह फैल गई थी कि फ्री गिफ्ट मिल रहे हैं। इलाहाबाद में 1954 में जो भगदड़ मची, पुअर प्लानिंग की वजह से मची थी। बाद में लेसन मिलता है कि प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, क्राउड मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, सब आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस 2-3 एग्जाम्पल आप याद रखिए। तो ये हमने पूरा इशू स्टैम्पिड के बारे में डिस्कस किया। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। क्वेश्चंस आप देख लीजिए। अभी 2 क्वेश्चंस आपको देखो अटेम्प्ट करने हैं, एक स्टैम्पिड से संबंधित, एक लीगल इम्प्लीकेशन ऑफ लीगलाइजिंग एमएसपी, इससे संबंधित। दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स आप अच्छे से दीजिए pwonlyas.com पे जाके। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई ज़बरदस्त डिस्कशन के साथ। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना बेस्ट दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।